अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। मेरे साथ जुल्करनैन इकबाल साहब मौजूद हैं और आज तारीख 16 अक्टूबर दिन जुमेरात का है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम मौजूद हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज पाकिस्तानी अदालती तारीख का एक अहम तरीन दिन है। वजह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात हैं। किस तरह से कि एक ग्रुप इसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एक ग्रुप इसे 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ रेफरेंडम, तो दूसरा ग्रुप महज वकला की जो वेलफेयर है उसका नारा लगा रहा है। दूसरी जानब अडयाला जेल का अगर रुख करें तो आज हतमी समाअत हो सकती है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से। तोशा खाना 3 का जो मुकदमा है उसमें मुमकिन तौर पर फैसला रिजर्व किया जा सकता है। तीसरा और अहम तरीन मामला, आज ही के रोज़ बड़ी मनतों, मुरादों, कोशिशों के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक तारीख मिली थी अलकादर ट्रस्ट केस में सज़ा मुअत्तली की, जो कि अचानक गुज़श्ता रोज़ कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक तकरीब का भी इनेकाद किया गया है। और फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, उन्होंने कल हल्फ उठाने के फ़ौरन बाद ही वफाक और पंजाब को एक मरासला लिखा था जिसका ताहाल कोई जवाब नहीं दिया गया। तो वो इमरान खान से मिलना चाहते थे, अब मुलाकात नहीं करने दी जा रही, तो उनके पास मुमकिन तौर पर ऑप्शंस क्या हैं, इन तमाम तर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। जुल्करनैन इकबाल साहब, मेरे ख्याल में हम पहले गुफ्तगू करते हैं सुहेल आफरीदी साहब की। ऑब्वियस है, उन्होंने अपनी कैबिनेट को मुकम्मल करना है, उन्होंने डायरेक्शंस लेनी है, इस सिलसिले में इमरान खान से मुलाकात करनी थी। कल हल्फ उठाया उन्होंने, सेक्रेटरी को और IG को बुलाया, कुछ और अनाउंसमेंट की, इकदामात किए, सनम जावेद और दीगर कि उनकी गिरफ्तारी यहाँ से कैसे हो गई, रिपोर्ट तलब की थी। साथ ही पंजाब और वफाक को मरासला लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं। उसका ताहाल कोई जवाब नहीं दिया गया, जिस वजह से अब पेशावर से इतलात ये आ रही थी कि शायद उनका जो विजिट है वो मनसूख किया जाए। वो अली अमीन गंडापुर की तरह गैर ज़रूरी तौर पर अडयाला नहीं आना चाहते, वो चाहते हैं कि वो मुलाकात करें हर सिलसिले में। तो अब क्या इस सिलसिले में अदालत से रजू करने का कोई ऑप्शन मौजूद है? क्योंकि आइन का आर्टिकल 184(3 वो सूबों के दरमियान अदम तावन को भी डील करता है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरख्वास्त दायर करते हैं तो उसमें उन्हें कोई रिलीफ मिल सकता है, या कोई और आप समझते हो कि सियासी ऐसे प्रेशर्स डालकर या कोई ऐसे ऑप्टिक्स के साथ वो इमरान खान से मुलाकात करने में कामयाब हो जाएं? देखिए, इसमें 2 तरीके हैं। एक तो थोड़ी सी अपडेट आपको कर दूं कि ये 184(3 नहीं है, 184(1) है। ओके। जो सूबों के दरमियान मामलात को डील करता है। अब अगर 2 सूबों में वो तनाज़ा होता है आइनी नौयत का, जो सुप्रीम कोर्ट में आता है, लेकिन यहाँ पे तनाज़ा एक डिफरेंट नौयत का, ये आइनी या कोई पब्लिक का तनाज़ा नहीं है। बेसिकली ये है एक वज़ीर आला का, ये एक शख्स का अपने लीडर से मिलने मुलाकात का, और लीडर भी वो जिसकी कागज़ों में इस वक्त कानूनी तौर पे वो लीडर नहीं है, वो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब हैं। उनसे मुलाकात का ये तनाज़ा, ये ज़रूर वो कह सकते हैं कि एक सूबे का मुंतखब वज़ीर आला है जिसको दूसरे सूबे का इतना भी ताउन हासिल नहीं हो रहा कि वह एक जेल में एक मुलाकात करने के लिए जा सके, ये चीज़ वो यहाँ पे कर सकती है। दूसरा ऑप्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है कि आपकी जो रिस्ट्रिक्शन में है वो कैदी, वो जो मुतलका ATC अदालत है जिसमें केस चल रहा है उससे भी रुजू कर सकते हैं कि मुझे मुलाकात की इजाज़त दीजिए। ये ऑप्शन तो हैं, लेकिन अगर इससे हट के वो पॉलिटिकली देखना चाहें, डील करना चाहें कानूनी चीज़ से हट के, वो ये है कि वो जो वफाक के जो लोग हैं, मुस्लिम लीग नून के कोई लोग हैं ऐसे हैं, अगर उनका कोई बंदा या उनकी कोई चीज़ अगर जेल में है या उनका दाखिला अपने सूबे में बंद कर सकते हैं। ठीक है कि जब हमें वहाँ पे आके आप मिलने नहीं दिए जा रहे तो हम भी यहाँ पे आपको आने नहीं देंगे। इस किस्म की चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि इसमें हम अक्सर देखते हैं कि वफाक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से ये गिला करता है कि वो मुख्तलिफ मामलात में वफाक से ताउन नहीं करता। अब एक नया इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर आया, उसने पहला मरासला लिखा, ताउन नहीं किया गया। तो क्या अब वफाक से, ऑब्वियस है ये तो बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो कि आइन और कानून और दीगर ज़ाब्ते और अदालती नज़ायर और अखलाकियात से बहुत बालातर हो चुके हैं, अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है। तो जहाँ वफाक ये गिला करता था, तो अब खैबर पख्तूनख्वा से खुद वफाक जो है वो एक कोई बहुत अहम तरीन मामला वफाक के लिए तो नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के लिए हो सकता है, लेकिन ताउन नहीं किया जा रहा। बहरहाल देखते हैं। दूसरा मुद्दा ये था कि अलकादर ट्रस्ट केस में जनवरी से यह दरख्वास्त दायर की गई है सज़ा मुअत्तली की। कभी प्रोसिक्यूटर नहीं आता नैब का, कभी नैब को नोटिस मौसूल नहीं होता। 3 मरतबा नैब को
उसकी क्या उसको बोलते हैं, गुज़श्ता समात भी हमने कवर की, प्रोसिक्यूटर तैनात करने के लिए मौका दिया जा चुका है। 8-9 महीने से नैब का प्रोसिक्यूटर नहीं बनता। गुज़श्ता जो समात हुई थी वो नवंबर के महीने में हुई थी, मिल जाए तो उसकी तैयारी नहीं होती। हाँ, सितंबर के महीने से हुई थी। उसके बाद फिर 16 अक्टूबर की तारीख दी गई थी, कल अचानक से कॉर्निस मनसूख हो गई। देखिए, एक बात तो तयशुदा थी, जैसे ऑप्टिक्स पहले नज़र आ रहे थे, हम सब लोग कहते थे कि जब तक हम क्या बच्चा बच्चा कहता था, गली में भी किसी से पूछें कि हाई कोर्ट से इमरान खान की सज़ा सस्पेंड होगी, वो कहते थे हो जाएगी। कब होगी? जब अगले केस में सज़ा होगी तब, क्योंकि वो बाहर ना आ जाए। बाकी तो उनके 9 मई के केसों में तो जमानतें हो चुकी थी, नई गिरफ्तारी अभी कोई डली नहीं हुई थी। तो ये सारे जान को पता था, पहले ये चीज़ें पसे पर्दा होती थी, अब खुल के हो रही हैं। अब आज जैसे समात हतमी है, वहाँ पे सलमान सफ्दर ने अपने फाइनल आर्गूमेंट्स देने हैं, जिसके बाद जजमेंट या रिजर्व होगी, थोड़ी देर के बाद शायद फैसला आ जाए, या फिर हो सकता है कि कल क्योंकि जुम्मा है तो जुम्मे के दिन बड़े फैसले आते हैं, वो जुम्मा मुबारक कर दें। लेकिन एक चीज़ है, आज फाइनल समात है, जजमेंट हो सकता है रिजर्व हो जाए। अभी ये आपको जो बिनबिनाहट की, सरसराहट की, कपकपाहट की, चपचपाहट की आवाज़ें आ रही हैं, ये हमारे बैग पे आपको बैनर भी लगे नजर आ रहे होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हो रहा है, ठीक है। और जो इस्लामाबाद रजिस्ट्री है, मेन जो इस्लामाबाद प्रिंसिपल सीट है, यहाँ पे जो रिटर्निंग अफसर हैं वो हैं सैयद जुल्फ़कार अब्बास नकवी साहब। जुल्फ़कार अब्बास नकवी साहब वो हैं जो प्रोसिक्यूटर हैं तोशाखाना 2 में। ये 9 मई में भी प्रोसिक्यूटर थे, ये इमरान खान के खिलाफ वहाँ भी प्रोसिक्यूटर हैं। तो जो मेन प्रोसिक्यूटर जो अपॉइंट हुए हैं इस केस के लिए, वो यहाँ बाहर का इलेक्शन करवा रहे हैं। और उनका ज़ाहिर हमला तो वहाँ पे होगा, उनके मावनीन होंगे, बाकी लोग होंगे जो केस देख रहे होंगे। लेकिन मेन प्रोसिक्यूटर की तो मौजूदगी में जजमेंट रिजर्व हो जाएगी, हो सकता है जजमेंट आ भी जाए। यार आप भी बड़े सादा हैं। सुने सुने सुने, इनको तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना उसके लिए। याद होता ना कि एक्चुअली वही कहना चाह रहा था, आप भी बड़े सादा हैं कि देखे ना, प्रोसिक्यूटर की ज़रूरत ही क्या है। वो तो मेरे ख्याल में एक हुज्जत तमाम की गई है, अदरवाइज़ तो जजमेंट्स जो है वो क्या आनी है, फैसले क्या आने हैं, वो हम सब जानते हैं और बड़ी बखूबी जानते हैं। चले, ये दोनों मामलात हो गए। जहाँ तक देखिए, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, आज अगर 190 मिलियन पाउंड जो है, मतलब इमरान खान की बहनें, PTI के अरकान, कारकुन, वकला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस एक मुकदमे की पूरी तारीख है। चीफ जस्टिस चैम्बर में जाना, चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी से मुलाकात करना, घंटों पर मुहित इंतज़ार करना, और उसके बाद चीफ जस्टिस जो हैं वो आए रोज़ कोई नया तमाशा खड़ा कर देते हैं। और इसमें यकीन कीजिए कोई 8 से 10 मरतबा इमरान खान की बहनें चीफ जस्टिस से मुलाकात की कोशिश कर चुकी हैं, अर्ली हियरिंग फाइल कर चुकी हैं। सलमान सफदर साहब चाहते हैं, मुझे एक चीज़, सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो ये कि एक समात, फैसला आप जो मर्जी कीजिएगा, मुझे एक समात तो दें, मैं दलाइल तो करूं। ये जो बुनियादी हक है ना, वो कोई आपसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाफ आइन, खिलाफ मामूल कोई चीज़ नहीं मांग रहे। अब उसमें कल जो अडयाला जेल में आज 2 बजे समात है, ये 2 बजे क्यों रखी गई थी? तब तक कॉल लिस्ट कैंसिल नहीं हुई। आज भी सुबह 10:30 बजे तक समात जो है वो मुलतवी कर रहे थे जज साहब। तो उन्हें बताया गया कि बड़े अरसे के बाद हमारी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त लगी है, हमें वहाँ पहुँचना है, लिहाजा इसको थोड़ा सा डिले करें, इसको जुम्मे तक मुलतवी करें। जैसे आप कहेंगे नहीं, फिर हम आप सेकंड टाइम आ जाइए, मैं 2 बजे तक समात रख लेता हूँ। अब अगर आज सरफराज डोगर साहब समात करते भी तो क्या पहले दिन रिलीफ मिलना था? नहीं मिलना था, ऑब्वियस है। 2-3 समातें तो इसमें होनी है ना, कि इधर वे फैसला क्या आता है। और आज शाम या कल तक आप कन्विक्ट भी कर रहे हैं इमरान खान को, जो कि मुमकिन तौर पर दीवार पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल में हमने देखा कि हाइब्रिड निज़ाम को जिस तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा, बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में, और ये शिकस्त फाश थी। आपके DGI पेशावर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अता तारड़ हो, वफाकी हुकूमत हो, जो इस वक्त रियासती प्रोपोगेंडिस्ट हैं, वो जिस तरह से करते रहे, और उसके बाद बड़ा स्मूथली ट्रांजिशन हो जाना वहाँ इक़्तिदार की। ना तो अली अमीन गंडापुर आपका साथ दे रहे हैं, ना वहाँ आप MPs को ख़रीद सके हैं, ना ही अदालतें वो इतना बड़ा गंद अपने कंधों पर रखने के लिए तैयार हैं। तो फिर मेरे ख्याल में रद्द अमल में इस तरह के इक़दाम जो है वो किए गए हैं कि अब इस हाइब्रिड निज़ाम के पास रद्द अमल में देने के लिए अदालतें हैं। अदालतों ने अपनी सहूलतकारी एक प्लेट में रख कर पेश की हुई है। तो 2 चीज़ें दिखाना मकसूद था, एक तो फ़ौरन कन्विक्शन, दूसरा ये सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त को गैर ज़रूरी वजूहात की बुनियाद पर मुअत्तल करना, समाअत ही ना होना, और तीसरा जो इलेक्टेड CM है उनसे मुलाकात ना हो देना। अब एक चीज़ ऐड करें बीच में, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच है, ठीक है, तो केस खींच खांच के उसी के सामने ले जाया जाता है, या फिर चीफ साहब अपने पास लगा लेते हैं जहाँ से रिलीफ नहीं आना होता, ठीक है। और दूसरी जानिब आप देखिए, पंजाब में आईनी बेंच की ज़रूरत ही नहीं पड़ी।
सिंध में आईनी बेंच बना हुआ है, केपी से रिलीफ इमरान खान को या पीटीआई को क्यों मिल गया? आईनी बेंच नहीं है, वहाँ की सूबाई हुकूमत ने करारदाद मंजूर नहीं की, 26वीं आईनी तरमीम के तहत तकाजा पूरा नहीं किया, आईनी बेंच नहीं बन सकता। आईनी बेंच नहीं था, इस वजह से वहाँ से आपको रिलीफ मिल गया। अब ये भी एक फैक्टर आप जेहन में रखें कि अदालतें तो पेश हैं ही हैं, लेकिन जहाँ आईनी बेंच नहीं है वहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ भी है। चलें अब ज़रा आज के इंतखाबात की बात करते हैं। हमें क्योंकि बात हो रही है तरमीम की, तो 27वीं तरमीम के ऊपर कल मालिक साहब ने फिर एक बात की है। मोहम्मद मालिक साहब ने कहा है कि जिस 27वीं तरमीम में बाकी बहुत सी जहाँ चीज़ें होंगी, वहाँ पे एक ये भी होनी है कि आर्टिकल 200 में अमेंडमेंट होगी, और जो अभी है कि जजों का ट्रांसफ़र उनकी मर्ज़ी के बगैर मुमकिन नहीं है, तो उनकी मर्ज़ी निकाल दी जाएगी, इंडिया की तर्ज पे कर दिया जाएगा। लेकिन इंडिया की तर्ज पे जजेस की सीनियरिटी मुतासिर नहीं होती, पूरे इंडिया में सेंट्रलाइज सीनियरिटी सिस्टम कोर्ट के जजेस की सेंट्रलाइज है, यहाँ पे वो नहीं है, लेकिन जज की मर्ज़ी निकाल दी जाएगी। वो वहाँ जाके जूनियर हो सीनियर हो क्या हो, तो इन 5 जजों के ऊपर बेसिकली वो करना है। 27वीं तरमीम को रोका क्यों गया अब तक, ये डायरेक्ट रिलेटेड है आज के बार के इस इलेक्शन से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन है। 26वीं तरमीम के खिलाफ बड़ा महाज गर्म हुआ और डिस्ट्रिक्ट बार लेवल पे, हाई कोर्ट बार लेवल पे शिकस्त हुई वफाकी हुकूमत के जो आज़म रज़ीक तारड़ साहब के ग्रुप के लोग हैं उनको। इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान बार का इलेक्शन अगले महीने नवंबर में और अक्टूबर में अब ये हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई इससे पहले कि बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन हमारे हाथ से निकल जाए, सुप्रीम कोर्ट बार का एक बड़ा वजन है सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात में, और पाकिस्तान बार का हो जाएगा तो टोटल कंट्रोल वकला की सबसे बड़ी 2 तंजीमें निकल जाएगी गवर्नमेंट के हाथ से। कि अगर 27वीं तरमीम करके अदालतों को मजीद कैद किया गया तो वकला बाहर निकले रिएक्शन में, तो ये जो प्लॉट प्लूट दिए गए हैं, जो फंड दिए गए हैं, सारे धरे के धरे रह जाने हैं। नहीं, उस पर एक और बात भी है। देखिए आज का जो इलेक्शन है ना, इस पर हम बात करते हैं। 27वीं आईनी तरमीम जो है वो आप दुरुस्त कह रहे हैं, 15 रोज़ पहले ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात जो हैं वो इस बार करवाए जा रहे हैं। 16 की तारीख हमेशा नवंबर के पहले हफ्ते में हुआ करते थे, नहीं 30 अक्टूबर को होते थे, 29 या 30 मतलब 15 दिन पहले ही वो उसको रखा गया। अब इसमें एक और चीज़ है कि आपने जहाँ आर्टिकल 200 का जिक्र किया, जहांगीरी साहब अभी तक सर्वाइव कर चुके हैं। हाल तो कि 18 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है, लेकिन मेरी इतलात ये है कि वहाँ से भी हाइब्रिड निज़ाम को उसी तरह से शिकस्त फाश होगी जैसे अब तक हुई है। यानी उनकी डिग्री भी अब बहाल है, उनकी जुडिशल पावर्स भी अब बहाल हैं, वो एक जज के तौर पर काम कर रहे हैं। वजह ये थी कि 5 जजेस ने जो पैगाम दिया, जो लड़ने का फैसला किया, क्योंकि वो बज़ाहिर हक पर थे, उनके खिलाफ जो चीज़ें थी वो बदनीयती पर मबनी थी। अब आइन का आर्टिकल 209 27वीं तरमीम में उसमें भी अमेंडमेंट जो है वो दरकार है और करने जा रही है मेरी इतलात के मुताबिक, कि उसको उसकी कुछ अरेंजमेंट्स ऐसी कर दी जाएँ कि जैसे 26वीं आईनी तरमीम में आप जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे हमलावर हुए थे, आपने उसे एग्जैक्टिव के तहत किया, तो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को या तो आप एग्जैक्टिव के तहत या एग्जैक्टिव की नुमाइंदगी या कुछ ऐसी अरेंजमेंट्स, ऐसे जजों की उसमें शमूलियत कि उसमें सब कुछ आपके हाथ में आ जाए। अब ये सिर्फ ट्रांसफ़र तक बात महदूद नहीं रहेगी, मैं आपको बड़ी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर कह रहा हूँ। अब मामला पर्सनल हद तक, ज़ाती हद तक ना आगे बढ़ चुका है। तो अब कोशिश ये होगी कि इनको सबक सिखाया जाए। अब भी कोशिश ये थी, जहांगीरी साहब अगर अब भी मैं कह रहा हूँ कि मेरी इतलात गलत हो या सूरत हाल ऐसी बन जाए कि अगर वो गए तो फिर वो सिर्फ वो नहीं जाएंगे, बाकी जजेस भी जाएंगे, और फिर बात हाई कोर्ट तक नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी आएगी और फिर दीगर हाई कोर्ट्स में भी जाएगी। मतलब ऐसा यानी कि हो सकता है कि उसके लिए जो आप कह रहे हैं ना जुडिशल काउंसिल में, उस पर तरमीम ये हो सकती है कि जजों का मुआखज़ा या उनकी जो इम्पीचमेंट है या उनका कह लें कि शिकायत हैं, वो शायद फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ले ली जाएं, और एक जैसे बाकी कई ममालिक में होता है कि जी पार्लियामेंट करती है, तो शायद वो इस किस्म की चीज़ कर दें, टोटल पार्लियामेंट को दे दें, या फिर उसके अंदर भी पार्लियामेंट की नुमाइंदगी ऐसी डाल दी जाए। अच्छा, उसमें पार्लियामेंट की नुमाइंदगी डाल दी जाए, आईनी बेंच का सरबराह डाल दिया जाए, मतलब कोई भी ऐसी अरेंजमेंट्स की जाए। तो बहरहाल आज जनाब इंतखाबात हैं, ग्रुप है आज़म रज़ीक तारड़ और एहसन बोन का, पीछे फ्लैक्सिस पे कहा पुकारा कैंपेन ये की जा रही है कि ये आसमा जहांगीर ग्रुप है। माजी में हुआ करता था, लेकिन आज इस ग्रुप की जो खिदमात हैं हाइब्रिड निज़ाम को, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, तो अगर मरूमा आसमा जहांगीर ज़िंदा होती तो शायद वो अपने उस ग्रुप की जिसकी वो बुनियाद रखने वाली थी वो छोड़ चुकी होती। मैं इत्तेफाक नहीं करता इससे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप 99 देख लें, 1999 का मार्शल लॉ, उसके बाद आप आएँ 2007 में, चलें 99 को भी छोड़ें, 2007 के मार्शल लॉ पे आ जाएँ, जो सॉरी इमरजेंसी लगी थी। पीसीओ जजेस जो लगे थे, कोई एक पीसीओ जज भी हामिद खान के ग्रुप का नहीं था, सारे आसमा जहांगीर के ग्रुप के थे। उन्होंने कितनों का ग्रुप से निकाला,
आपकी बात ठीक है, इस पर बहस ज़रूर हो सकती है। देखिए, एक चीज़ है, बुनियादी चीज़ है, इक़्तिदार की सियासत उन्होंने भी की, पावर पॉलिटिक्स उन्होंने भी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका नज़रियाती इत्तेहाद था और वो उनका बाकायदा तौर पर हिस्सा भी थी। लेकिन उसमें एक और बात कि शख्सी आज़ादियों पे, बुनियादी इंसानी हकूक़ पे, शहरी हकूक़ पे उनकी जो एक स्टैंडिंग थी, उनकी जो एक फुटिंग थी, उनका जो एक नज़रिया था, वो अब इस ग्रुप में नहीं है। और बिलखसूस गुज़श्ता 2 से 3 साल में, 2.5 साल में जो मुल्क पाकिस्तान की सूरत हाल हुई है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। मुमकिन है आप ठीक हों, मैं गलत हूँ, मैं एक आपकी राय है उसका मैं एहतराम करता हूँ। हामिद खान ग्रुप के हैं तौफीक आसिफ साहब, जो आज़म तारड़ हैं उनके ग्रुप के हैं हारून और रशीद साहब। दोनों इस वक्त पंजाब से उम्मीदवार हैं सदारत के, इस्लामाबाद से उम्मीदवार हैं सदारत के। और इसमें एक चीज़ है, मुनीर मलिक साहब हों, बैरिस्टर सलाहुद्दीन हों, फैसल सदीकी हों, सलमान अकरम राजा हों, या वो वकला, वो नाम जो गुज़श्ता 1 साल से 26वीं आईनी तरमीम की सख्त मुखालफत करते रहे हैं, वो अब भी कह रहे हैं। बल्कि उन्होंने तो इस बार एतजाज़ एहसन साहब हों या दीगर कुछ नाम जो मैं बोल रहा हूँ, वो ये कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ रेफरेंडम है, अदलिया की आज़ादी से इस मामले को जोड़ते हैं। सलमान अकरम राजा साहब अभी सुप्रीम कोर्ट में थे, उन्होंने भी इस हवाले से गुफ्तगू की। जबकि जो दूसरा ग्रुप है वो वकला की वेलफेयर का काम करता है, उसका दावा करता है। और अभी रिसेंटली DHA के साथ एक मुआहिदा भी उनका हुआ और कुछ ऐसे इकदाम किए गए। सरफराज बुख्ती साहब आए, उन्होंने 10 करोड़ पे ग्रांट भी दी। आज़म नज़ीर तारड़ साहब वजारत कानून से दीगर ग्रांट्स, इस तरफ पैसा है, मराहत हैं, स्टेटस को है, चैम्बर्स हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जजी है, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट बार के सुप्रीम कोर्ट के लाइसेंस हैं, यहाँ पर एडिशनल हाई कोर्ट के जजेस हैं, यहाँ पर ओहदे हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफिस से लेकर एडवोकेट जनरल ऑफिस से लेकर प्रोसिक्यूटर से लेकर पूरी रियासत की मशीनरी है। दूसरी जानिब असूल है, दूसरी जानिब आज़ादी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। तो मुझे एक बात बताएं, अपसेट हो सकता है? होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं मतलब ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है ना, देखिए तौफीक आसिफ साहब की पोजीशन मतलब मुझे कुछ ज़्यादा मजबूत नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, उसमें एक और चीज़ है, हो सकता है मैं गलत हूँ। एक और चीज़ है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मुझे ये लगता है जहाँ तक कि मुकाबला होना है कांटेदार। वजह उसकी ये है कि मैंने गुज़श्ता साल के इंतखाबात भी हमने कवर किए, उससे पहले भी किए। खैर, गुज़श्ता साल 26वीं तरमीम के बाद तो सूरत हाल यकसर तब्दील हुई ना। पहले होता था आसमा जहांगीर ग्रुप, हामिद खान ग्रुप, अब है एंटायर 26 अमेंडमेंट ग्रुप, प्रो 26 अमेंडमेंट ग्रुप। एंटायर 26 अमेंडमेंट में इमरान खान, ILF, उस तरफ के वकला और बड़ी तादाद में वो भी शामिल हैं। अदलिया की आज़ादी का नारा है, तो नौजवान वकला जो हैं वो बड़ी तादाद में हैं। इस साल भी इनरोलमेंट बहुत हुई है, आल्दो कि वो इनरोलमेंट जो है वकला की वो कौन से ग्रुप ने करवाई है वो भी हम सब जानते हैं। लेकिन जब मैं गुज़श्ते साल के इंतखाबात देखता हूँ ना, तो कोई 70-80 वोटों का फ़र्क पड़ा है मुझे सदारत में, कोई एक तरफा मुकाबला नहीं था। तो इस बार सूरत हाल उससे ज़्यादा टेंस है, इस बार इंतखाबात उससे ज़्यादा सरगर्म होकर लड़े जा रहे हैं। तो मैं अभी भी, मेरी ज़ाती राय ये है कि तौफीक आसिफ, हामिद खान ग्रुप बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं कि कंफर्टेबली जीत जाए, लेकिन मुकाबला सख्त है। नताइज देख के मुझे लगता है कि शायद वो कहीं 2-4%, मुझे ये यकीन है कि हमें सरप्राइज़ रहने के लिए तैयार होना चाहिए। चले, अच्छी बात है अगर कुछ इस हवाले से आ जाता है तो लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन क्योंकि जो आपको याद है कि 3-4 साल तक काजी फाइज ईसा इनरोलमेंट कमेटी के बतौर जज रहे हैं, उन्होंने इंटरव्यूज़ उनके साथ बैठे होते थे। कल भी हसन शाह साहब और कई दफ़ा हारून रशीद साहब, ये कमेटी जो उनकी बैठती थी, तो बड़ी मेंबरशिप्स जो है ना वो इन लोगों की हुई हैं। आप भी जमाल मंदोखेल साहब ही थे। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, जो भी यहाँ की सूरत हाल होगी, जो कि अदालती मामलात होंगे, मुल्क की सियासी सूरत हाल में जो भी मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी, आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।